अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो एमडीकेट पीएमसी सिलेबस जो अनाउंस हुआ है, पीएमसी सिलेबस पीएमडीसी का, जिसमें वेव्स का जो चैप्टर है उसमें उसका जो चैप्टर है वेव्स का जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है। 2 लेक्चर उसके वो हो गए। उसमें हमने डॉपलर इफ़ेक्ट को पढ़ लिया और साथ साथ उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लेक्चर को हमने क्या किया था, कवर किया था पिछले 2 लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लीजिए। तमाम तर लेक्चर कवर हो गए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें हमने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इसके साइनोसाइडल ग्राफ्स वगैरह ये तमाम तर हमने पढ़ लिए थे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वेव्स का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करने के लिए जो हमारे साथ सबसे पहला, जिसमें न्यूटन्स एजम्पशन, न्यूटन्स का जो फार्मूला था, फिर उसके बाद लेप्लास करेक्शन, उसको हम आज और फिर पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ साउंड, वो तमाम तर कवर करेंगे। सारा लेक्चर देखने के बाद आपको स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड उसकी जो किस चीज़ पर इफ़ेक्ट्स है उससे रिलेटेड आपको तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको 90% इस लेक्चर को देखने के बाद 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको हर तरह का एमसीक्यूज इंशाल्लाह, फिर आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी इंशाल्लाह लेक्चर को आखिर तक देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड सबसे पहले हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड एक क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एक मैकेनिकल वेव है। हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है या इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है हमारे साथ? एक मैकेनिकल वेव है जिसकी प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ क्या है? मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए हमारे साथ उसके लिए क्या है? मीडियम रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हमारे साथ मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव में कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें हमारे साथ कंप्रेशन और रेरफेक्शन होती है। साउंड किस तरह ट्रेवल करता है? कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में। तो स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है हमारे साथ मैकेनिकल वेव है या इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। वेव्स हमारे साथ सिंपली वेव्स क्या है? वेव्स हमारे साथ क्या है? डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वेव्स किसी भी डिस्टर्बेंस में मीडियम जब क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव। किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स। वेव्स के हमारे साथ बहुत सारी किस्में। वेव्स को हम फिर आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर मैंने एक स्केच ड्रा किया हुआ है ताकि आपको, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ साउंड से रिलेटेड ये वेव्स का टॉपिक भी है, तो इसलिए मैंने वेव्स को पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो इससे फिर आने वाले लेक्चर में या इसके बाद 2 लेक्चर के बाद वेव्स पर कंप्लीट लेक्चर आएगा। तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर स्केच लिखा हुआ है। वेव्स हमारे साथ किसी भी मीडियम में, जिस तरह पानी में पत्थर फेंकते हो तो वहाँ पर वेव्स जनरेट होता है। क्या हुआ? पानी एक मीडियम है, उस मीडियम में आपने क्या किया? डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वहाँ पर क्या हुआ? वेव्स, लहरें जनरेट हुई। तो वेव्स हमारे साथ क्या है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस को क्रिएट करोगे तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस है? जो रिजल्ट में पैदा होने वाली जो वेव्स है, जो लहरें है, उसको हम क्या कहेंगे? वेव्स या लहरें उर्दू में। इसके बाद हमारे साथ वेव्स हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी और मोमेंटम, बट नॉट मैटर। वेव्स हमारे साथ किसको? मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। वेव्स सिर्फ क्या करता है? वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव्स सिर्फ हमारे साथ किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? एनर्जी और मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है। वेव्स हमारे साथ क्या है? सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है, बट हमारे साथ मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। वेव्स सिर्फ क्या है? हमारे साथ एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। बाकी वेव्स किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इसके बाद मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स हमारे साथ, इसको फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो हमारे साथ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स, नॉट मैकेनिकल वेव्स। टाइप ऑफ वेव्स हमारे साथ पहला जो टाइप्स है वो क्या है? मैकेनिकल वेव्स। दूसरा हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमारे साथ वो वेव्स है जिसके लिए रिक्वायर्ड अ मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम, जिसके लिए मीडियम क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमारे साथ क्या है? प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ मीडियम क्या है? रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह साउंड वेव हमारे साथ, साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव जिसकी प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ क्या है? मीडियम रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स है जिसकी प्रोपिगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। जिस तरह सन से आने वाली रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। इसकी प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। इसकी प्रोपिगेशन के लिए हमारे साथ कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अब हम फाइंड करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड असल टॉपिक पे आते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी हमारे साथ, यहाँ पर मैंने एनटीपी भी लिखा हुआ है, आरटीपी भी लिखा हुआ है, एसटीपी। अब स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम करते हैं एसटीपी पर। लेप्लास ने भी एसटीपी पर मालूम किया था, न्यूटन्स ने भी एसटीपी पर। सबसे पहले हम न्यूटन्स की फार्मूले को पढ़ते हैं। एसटीपी से हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे साथ जो टेम्परेचर होता है वो
0 डिग्री अगर डिग्री है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए आपने सिर्फ 273 को प्लस करना है। 273 को क्या है प्लस कर देना है। डिग्री क्या अगर डिग्री से केल्विन में जाना है तो आपने सिंपली डिग्री में 273 प्लस कर देना है तो वो केल्विन में हो जाएगा। तो 0 डिग्री में 273 प्लस करो तो हमारे साथ केल्विन में हो जाएगा। तो टेम्परेचर STP पर हमारे साथ 0 डिग्री होता है या इसको केल्विन में चेंज करो 273 होता है। प्रेशर हमारे साथ 1 atm होता है। एक हमारे साथ NTP है। NTP से हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमारे साथ क्या है नॉर्मल टेम्परेचर हमारे साथ क्या है 20 डिग्री और हमारे साथ प्रेशर भी 1 atm होता है। RTP से हमारा रूम टेम्परेचर प्रेशर RTP हमारे साथ क्या है 20 पे। रूम टेम्परेचर हमारे साथ क्या है 25 डिग्री से ये प्रेशर हम 1 atm लेते हैं। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना कि जो न्यूटन्स था अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा कि जो हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मालूम किया था वो STP पर मालूम किया था जो न्यूटन्स और लेप्लास ने। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स का थ्योरी क्या है और लेप्लास का। तो STP आपने क्या करना है हमने स्पीड ऑफ साउंड को STP पर फाइंड किया था। STP से मुराद जिसमें हम टेम्परेचर 0 लेते हैं NTP पर नहीं। NTP से मुराद हमारे साथ टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हमारे साथ क्या है 20 डिग्री। RTP से मुराद रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर हमारे साथ क्या है 25 डिग्री। इसमें आपने फ़र्क करना है। STP पर हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम किया था। न्यूटन्स ने भी STP पर मालूम किया था लेप्लास ने भी मालूम किया था। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड जो एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन की थी ये भी MCQs बनता है। एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड को जो डिटरमाइन की थी वो हमारे साथ क्या है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे साथ क्या है 8 STP 332 मीटर पर सेकेंड। हमारे साथ क्या है 332 मीटर पर सेकेंड है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू क्या है स्पीड ऑफ साउंड की 332 मीटर पर सेकेंड। सही है। यहाँ पर हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट हमारे साथ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ये हमारे साथ क्या है या रो का अनुसार किसको ज़ाहिर करता है ये डेंसिटी है और इस मुराद इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस हमारे साथ क्या है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस क्या है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। स्ट्रेन हमारे साथ सिंपली जब आप किसी चीज़ में उसकी लेंथ में चेंज करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं लेंथ में चेंज आने को हम क्या कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं। लेंथ डेल एल डिवाइडेड लेंथ डेल एल से मुराद चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सही है। तो जब आप लेंथ में चेंज करते हो तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस हमारे साथ स्ट्रेस से मुराद स्ट्रेस को और स्ट्रेस और प्रेशर का जो दोनों का फार्मूला है वो हमारे साथ सेम है। स्ट्रेस हमारे साथ क्या है फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का भी हमारे साथ फार्मूला क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का कोई यूनिट नहीं बना सॉरी स्ट्रेन तो हमारे साथ सिंपली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसका मीटर प्लस लेंथ दोनों लेंथ डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे साथ स्ट्रेस का स्ट्रेन का हमारे साथ जो स्ट्रेन है नीचे वाला स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये यूनिट लेस है। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है स्ट्रेन का क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है दोनों का मीटर है तो मीटर से कैंसिल हो गया इसलिए स्ट्रेन सिंपली चेंज इन लेंथ है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है। जबकि स्ट्रेस का यूनिट हमारे साथ जो स्ट्रेस का यूनिट है उसका यूनिट किसके बराबर है प्रेशर के बराबर है। तो हमारे साथ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमारे साथ यूनिट क्या है न्यूटन है और एरिया का हमारे साथ यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाकर क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो यूनिट स्ट्रेस का है या जो यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट हमारे साथ किसका है इलास्टिक मॉडुलस का। आपसे पूछा जा सके कि द यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस हमारे साथ इलास्टिक मॉडुलस किसी तरह MCQs आपसे पूछा जा सकता है। तो इलास्टिक मॉडुलस का या द इलास्टिक मॉडुलस यूनिट इज सेम एज स्ट्रेस प्रेशर बोथ ए एंड बी स्ट्रेन। तो इसलिए इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट किसके बराबर है स्ट्रेस और प्रेशर का। जो यूनिट स्ट्रेस का है या जो यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट हमारे साथ इलास्टिक मॉडुलस का है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या भी लिख सकते हो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह आप पास्कल भी लिख सकते हो। तो वी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसके जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम करते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल टर्म्स लिखे हुए MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या हुआ है जो इलास्टिक मॉडुलस है याद रखना इलास्टिक मॉडुलस वो हमारे साथ क्या है उसका रिलेशन क्या है डायरेक्ट रिलेशन टू हार्डनेस बट इलास्टिक मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस। जितना कोई भी चीज़ हार्ड होगा उसका जो इलास्टिक मॉडुलस है वो इतना ज़्यादा होगा। जो चीज़ जितना हार्ड होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा। हम ये समझते हैं जो चीज़ कितना मतलब सॉफ्ट होगा वो इतना इलास्टिक होगा नहीं। रबड़ क्या है उसका इलास्टिसिटी सबसे कम है। रबड़ हमारे साथ जो रबड़ है हम ये समझते हैं कि रबड़ हमारे साथ उसकी इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज़्यादा है नहीं। इलास्टिक मॉडुलस एक इलास्टिसिटी है एक इलास्टिक मॉडुलस है ये अलग-अलग चीज़ें। इलास्टिक मॉडुलस से मुराद
कि जो चीज़ जितना हार्ड होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा, जो चीज़ जितना हार्ड होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा, जो चीज़ जितना सॉफ्ट होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना क्या होगा, कम होगा, उतना क्या होगा, कम होगा। और कोई चीज़ जितना सॉफ्ट होगा, जितना सॉफ्टनेस उसका ज़्यादा होगा, उससे मराद कि उसका इलास्टिक मॉडुलस क्या है, कम है। तो इससे हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो इलास्टिक मॉडुलस है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड का है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हुए थे। सॉलिड में हमारे साथ जो पार्टिकल है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड में पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं। तो इसलिए इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सॉलिड में वो मतलब वो सख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा रिजिड है, सख्त है। फिर उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस लिक्विड का है, फिर सबसे लास्ट में किसका है, गैसेस का है। तो इलास्टिक मॉडुलस सबसे ज़्यादा किसका है, सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस का। हमारे साथ जो वेलोसिटी का जो स्पीड है, ये हमारे साथ है स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है अंडर रूट ऑफ क्या है, डेंसिटी। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, ये हमारे साथ क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा, जो जिस चीज़ का जितना इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा वो उतना हार्ड होगा। अगर इलास्टिक मॉडुलस जिस चीज़ का ज़्यादा होगा तो लाजमी सी बात है उसका क्या होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी उतना ज़्यादा होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी उतना ज़्यादा होगा। तो इससे हम एक और नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा है। क्यों, आप सिंपली देखो कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इसमें जल्दी ट्रेवल करता है। जो गैसेज में उसमें पार्टिकल क्लोजली पैक नहीं होते, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे साथ पार्टिकल की मूवमेंट है वो क्या है, स्लो होती है। एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल तक जाना हमारे साथ उसके दरमियान डिस्टेंस होते हैं, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड भी सॉलिड में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में ज़्यादा है, फिर गैसेज में ज़्यादा है। इसीलिए हमारे साथ डेंसिटी भी सॉलिड का सबसे ज़्यादा है, लिक्विड का फिर इसके दरमियाना है, फिर सबसे जो कम डेंसिटी वो गैसेस का। अब क्यों, हम जो चीज़ डिवाइड हो रही थी, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जाहिर है कि स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। मगर अगर आप इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का रिलेशन देखोगे तब क्या रिलेशन होगा, याद रखना अगर कोई भी फार्मूला इस तरह आया होगा कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है, इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, कोई भी चीज़ इस तरह डिवाइड होगी तो हमारे साथ उससे मुराद ये कि इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इस तरह कोई और फार्मूला आ सकता है, जो चीज़ आपस में डिवाइड हो रही होगी तो उससे मुराद को उस दोनों का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इलास्टिक मॉडुलस का डेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इलास्टिक मॉडुलस का डेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा वो ज़्यादा हार्ड होगा, उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसका डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी इज़ हायर हमारे साथ देन लिक्विड, देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। सही है, इसको आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स एजम्पशन या न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था उसने किस प्रोसेस के तहत स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, पहला एमसीक्यूज ये। पहला एमसीक्यू, उसने आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था एट एसटीपी, आरटीपी, एनटीपी। किस पर, एसटीपी पर। याद रखना न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था एसटीपी पर, किस प्रोसेस के तहत, आइसोथर्मल। आइसो से मुराद सेम, थर्मल से मुराद हीट, मतलब उस प्रोसेस के तहत जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एक बात लाजमी सी होगी, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वहाँ पर काइनेटिक, क्योंकि जब टेम्परेचर किसी चीज़ को देखो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल हायर मूवमेंट शो करेंगे, तो हायर मूवमेंट शो करेंगे, तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, मतलब उसका मोशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है। तो इसलिए न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था वो किस प्रोसेस के तहत, आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसे आप और नतीजा भी निकाल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसके बाद हमारे साथ अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था वो किस प्रोसेस के तहत, आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत उसने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था। और स्पीड ऑफ साउंड को जब कैलकुलेट किया था उसने ना, तो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था जब न्यूटन ने, तो किस प्रोसेस के तहत, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयज़ लॉ, तो यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल होता है। किस, न्यूटन्स के फार्मूले में या न्यूटन्स एजम्पशन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, बॉयज़ लॉ। अब क्यों बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल है, बॉयज़ लॉ इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि बॉयज़ लॉ में हम पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट
टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। इसलिए क्योंकि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत किया था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो एक ऐसा ला जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमारे साथ किस ला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बॉयज ला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर बॉयज ला क्या है, एप्लीकेबल होता है। बॉयज ला क्या है, एप्लीकेबल। बॉयज ला इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हमारे साथ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन एजम्पशन में बॉयज ला एप्लीकेबल है क्योंकि न्यूटन ने खुद जो प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत उसने क्या किया था, हमारे साथ आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत उसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कौन सी ला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयज ला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसलिए ये बॉयज ला न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन्स एजम्पशन पर हमारे साथ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। हमने क्या किया था कि जो बॉयज ला में मैंने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो भी। तो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हमने जो एडियाबेटिक प्रोसेस के तहत इलास्टिक मॉडुलस को किसके इक्वल लिया, आप इसको इलास्टिक मॉडुलस को प्रेशर के इक्वल भी ले सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इलास्टिक मॉडुलस किसके बराबर हो, आप डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि डेरिवेशन जो एमडीकेट के टेस्ट में वो सिर्फ आपके क्या है, रिजल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड होते हैं। डेरिवेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो रिजल्ट होता है उसको आपने क्या करना है, याद रखना होता है। तो इसमें हमारे साथ जो न्यूटन्स एजम्पशन में, न्यूटन फार्मूला में हमने इलास्टिक मॉडुलस को प्रेशर के इक्वल रखा है। इलास्टिक मॉडुलस को हम प्रेशर की इक्वल भी रख सकते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट, या स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो एक और एमसीक्यूज यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस या न्यूटन एजम्पशन या न्यूटन फार्मूला द इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर डेंसिटी व्हाट। तो हमें याद रखना कि इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, या इन आइसोथर्मल प्रोसेस तरह भी पूछा जाता है कि इन आइसोथर्मल, क्योंकि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत कैलकुलेट किया था। तो इसलिए कि जो इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने याद रखना है प्रेशर के बराबर होता है। तो इसलिए आप स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करो कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड वो क्या थी, पहले मैंने आपको बता दिया कि 332 मीटर पर सेकंड डिटरमाइन वैल्यू एक्सपेरिमेंटली। अब न्यूटन ने जो कैलकुलेट किया था उसके मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड क्या है। अब जो एसटीपी पर न्यूटन ने भी पॉइंट किया था स्पीड ऑफ साउंड। एसटीपी से हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हमारे साथ टेम्परेचर 0 डिग्री होता है या 273 केल्विन, जो प्रेशर होता है वो 1 एटम होता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर क्या लेते हैं, पास्कल मिलता है। 1 एटम कितने पास्कल के बराबर होता है 1 एटम कितने पास्कल के बराबर होता है, 101,325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक 1 एटम किसके बराबर होता है, 101,325 पास्कल, या आप अगर एमएमएच मरकरी में लेते हो या टोर में लेते हो तो आप 760 टोर ऑफ एमएमएच या एमजीएच मरकरी। तो आपने यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड जो प्रेशर किस यूनिट में लेंगे, हम पास्कल यूनिट में यूज़ करेंगे। तो पास्कल 1 एटम किसके बराबर होता है, 101,325 पास्कल, सही है। तो प्रेशर हमारे साथ आ गया 101,325, सही है, डिवाइडेड बाई क्या डेंसिटी, जो डेंसिटी हमारे साथ क्या है 1.29, डेंसिटी हमारे साथ क्या है एयर की 1.29। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो जो न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड क्या आई 280 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू थी वो क्या थी 332 मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन की जो फार्मूले में जो इसने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, एरर हमारे साथ कितना आया, एरर हमारे साथ आया 16% एरर आया। इसके जो नतीजे में जो स्पीड ऑफ साउंड उसने कैलकुलेट किया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कितना एरर आया, परसेंटेज में हमारे साथ 16%। अगर वैसे पूछे तो 53 मीटर पर सेकेंड हमारे साथ क्या कम आया था पिछले जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू से। तो अगर वैसे मीटर पर सेकेंड में पूछा जाए तो 53 मीटर पर सेकेंड एरर आया था, अगर परसेंटेज में पूछा तो 16% जो। तो इसलिए न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के मुताबिक क्या आ रहा था 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये एरर क्यों आ रहा था, मेन वजह है कि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था इसमें इसने फार्मूले में कुछ कमी बेशी की है, इसमें कुछ एरर आया है। अब एरर कहाँ पर आया, इसको किस साइंटिस्ट ने सही किया, लेप्लास ने। तो इसलिए इसको हम लेप्लास करेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसने लेप्लास ने इसके जो न्यूटन का फार्मूला था जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए इसमें कुछ करेक्शन की, बाकी फार्मूला वही है, इसमें सिर्फ कुछ करेक्शन की। तो इसलिए इसको हम लेप्लास करेक्शन कहते हैं। लेप्लास साइंटिस्ट का नाम है, तो इसने इसमें करेक्शन की। इसने स्पीड ऑफ साउंड को किस प्रोसेस के तहत स्टडी किया, एडियाबेटिक
प्रोसेस के तहत स्टडी किया। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ हीट कांस्टेंट होती है। हीट कांस्टेंट से मुराद के सिस्टम से नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, न तो सिस्टम के अंदर हीट आती है और न सिस्टम से बाहर जाती है, मतलब नो हीट एक्सचेंज। सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है। अगर हीट कांस्टेंट होगी तो हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसलिए लेप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया उससे न्यूटन की फार्मूले में उसने कुछ करेक्शन की। न्यूटन फार्मूले के तहत हमने क्या, इलास्टिक मॉडुलस को सिर्फ प्रेशर के इक्वल किया था। इसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, अपने याद रखना है। अब जो लेप्लास ने एडियाबेटिक के तहत उसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, उसने इलास्टिक मॉडुलस एडी से मुराद एडियाबेटिक, इलास्टिक मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस उसने किसके इक्वल किया था, गामा पी। बाकी सारा वही कैलकुलेशन सब कुछ हुई, इसने सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस इन एडियाबेटिक प्रोसेस किसके इक्वल किया था, गामा पी। गामा हमारे साथ क्या है, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर मोलर नहीं है तो सिर्फ हमारे साथ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसलिए गामा का जो रेशियो है वो हमारे साथ क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक रेशियो है, हमारे साथ एक रेशियो है, तो इसका यूनिट नहीं है। दोनों हमारे साथ ऊपर भी स्पेसिफिक हीट है, सिर्फ किसके तहत, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, उसमें जो कंडीशन है वो प्रेशर कांस्टेंट है, और जो नीचे है वो भी स्पेसिफिक हीट है, उसमें हमारे साथ किसके तहत हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोनों स्पेसिफिक हीट, ऊपर भी नहीं स्पेसिफिक हीट, नीचे भी स्पेसिफिक हीट, सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है। तो हमारे साथ गामा का यूनिट क्या बनेगा, गामा का कोई भी यूनिट नहीं बनेगा, वो यूनिट लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस भी कांस्टेंट है। गामा इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हमारे साथ जो इलास्टिक मॉडुलस एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि लेप्लास करेक्शन या अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस इन कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड, इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू पी या गामा पी। हमारे साथ लेप्लास ने क्या, इलास्टिक मॉडुलस को किसके इक्वल लिया था, गामा पी के इक्वल लिया था। इलास्टिक मॉडुलस को किसके इक्वल लिया था, गामा पी के इक्वल लिया था। अब इसको पुट करते हैं फार्मूले में, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू हमारे साथ क्या है, ई, इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट। इसको हम किस तरह, स्पीड ऑफ साउंड को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, गामा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट। सिर्फ एक चेंज आया है यहाँ पर, न्यूटन के फार्मूले में सिर्फ हमने क्या लिया था, इलास्टिक मॉडुलस को प्रेशर के तहत लिया था, प्रेशर के इक्वल लिया था। यहाँ पर हम इलास्टिक मॉडुलस को गामा पी के इक्वल लेते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सही है, तो आप सिंपली यहाँ पर गामा की वैल्यू, गामा हमारे साथ पोलिया एटम मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.67 है। डाई एटॉमिक गैसेस, डाई मैंने यहाँ पर सिर्फ डाई लिखा है, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या है, 1.4 है। पोलिया एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या है, 1.29। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1.4 किस हमारे साथ डाई एटॉमिक गैसेस का जो गामा की वैल्यू मैंने यूज़ किया। क्यों मैंने पोलर का क्यों यूज़ नहीं किया और मोनो का क्यों यूज़ नहीं, क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं एयर में, एक बात तो ये। फिर एसटीपी कंडीशन हमारे साथ क्या है, एसटीपी पर। अब हमारे साथ एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, एयर में डाई एटॉमिक गैसेस सबसे ज़्यादा है। कौन सी डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन हमारे साथ N2 78% है। हमारे साथ जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 78% बाई वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है हमारे साथ एयर में, हवा में, एटमॉस्फेयर में, वो डाई एटॉमिक गैसेस है एज़ कम्पेयर टू मोनो एंड पोली। तो इसलिए हम कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, गामा की कौन सी वैल्यू, डाई एटॉमिक गैसेस की वैल्यू की गामा की वैल्यू। हमारे साथ डाई एटॉमिक गैसेस का जो गामा की वैल्यू है हम वो यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मोनो का यूज़ नहीं कर रहे हैं और पोली का, क्योंकि उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डाई एटॉमिक गैसेस। क्योंकि N2 हमारे साथ एक डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो एटॉमिक, मतलब जो दो एटॉमिक फॉर्म है, जिस तरह N2 है हमारे साथ, सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन, इसका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए हमने डाई एटॉमिक गैसेस का जो गामा की वैल्यू वो ली है। तो इसलिए 1.4 मल्टीप्लाई बाय, उसी तरह प्रेशर हम किस में लेते हैं, पास्कल में 101325 डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी ऑफ एयर हमारे साथ क्या है, 1.29 अंडर रूट। जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड लेप्लास के तहत क्या आएगा, 333 मीटर पर सेकेंड। मुराद क्या है, 333 मीटर पर सेकेंड। एक मतलब बिल्कुल वही वैल्यू है, इसमें जो एरर आ रहा है हमारे साथ 1% से भी लेस एरर आ रहा है। अगर आप देखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लेप्लास के तहत हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या आ गया था, 333 या 333 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1% से भी
0.5% से भी कम यहाँ पर एरर आ रहा है, इतना कम एरर आ रहा है। तो इसलिए इस छोटे छोटे एरर को हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट करते हैं। ये छोटे एरर तो हमारे साथ काउंट होते नहीं। तो इसलिए लेप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड फार्मूले को, जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला था उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई किया। उसमें सिर्फ गामा, जो इलास्टिक मॉडुलस को उसको गामा पी के इक्वल किया था, हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्टली 333 मीटर पर सेकेंड आ गया था। तो इसलिए लेप्लास ने न्यूटन के फार्मूले को मॉडिफाई करके स्पीड ऑफ साउंड को एग्जैक्टली कैलकुलेट किया था। अब स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए अब स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर इफेक्ट करती है, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर इफेक्ट करती है हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर इफेक्ट करती है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, हमारे साथ प्रेशर है, ये इन तमाम ह्यूमिडिटी, इन तमाम चीज़ों पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ये स्पीड ऑफ जो वेव्स का लेक्चर है, डॉपलर इफेक्ट्स हमारे साथ ये, इसको आप लाजमी तौर पर देख लें, क्योंकि अगर वो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि फिर इसमें से ऐसी चीज़ें कि पिछले लेक्चर से रिलेट कर रही होती है। तो इसलिए उस आपने जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने तमाम तरह SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड उसके ग्राफ, उसके मीन, एक्सट्रीम केसेस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, इसके बाद आते हैं डॉपलर इफेक्ट को बड़ी कंसेप्ट के साथ, MCQs के साथ वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसको आपने लाजमी देखना है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। इसको मैं वेल डिफाइन और हर पॉइंट को मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, हर पॉइंट इंशाल्लाह, कोई भी पॉइंट इसमें मिक्स स्किप नहीं होता है। इसलिए ये इंडिकेट, एटा, नम्स, नोट्स, ट्रिक्स MCQs की फॉर्म में और कंसेप्ट की फॉर्म में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए अपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आपका काम लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल जाए और मैं आपके लिए इस तरह प्रिसाइज वीडियो बनाऊंगा नोट्स की फॉर्म में। इससे आप देखने के बाद आपको 100% तैयारी होती है इंशाल्लाह। 100, तो अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है 100%, अगर 100% नहीं होगी तो कम से कम 90+% आपकी इससे तैयारी होती है। आपको हर तरह का MCQs इसमें आप करवाया भी जाता है, आपको कंसेप्ट भी दिया जाता है और हर पॉइंट को बड़ी वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये सारे MCQs ही पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसलिए अपनी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो इसके बाद हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर इफेक्ट करती है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ टेम्परेचर का साथ स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। से ये स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप इसका रेशियो बनाते हो, रेशियो किस तरह बनेगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2। इससे रिलेटेड आप MCQs भी पूछा जा सकता है। इस MCQs अब मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर भी बताऊंगा। अब इसका यूजेज MCQs 2-3 MCQs भी इसका करवाऊंगा कि किस तरह इसको आपने यूज़ करना है। तो ये रेशियो भी आपने ध्यान में रखना है, इस तरह रेशियो से रिलेटेड भी MCQs पूछा जा सकता है। शॉर्टकट क्या है, आपने T2 इज इक्वल टू N स्क्वेयर T1, T2 इज इक्वल टू N स्क्वेयर T1। N से मुराद नंबर ऑफ स्पीड चेंजेस, जितना स्पीड चेंज आ रहा होगा उससे मुराद N। अब इसको मैं यूज़ करके अप्लाई करके आपको बताऊंगा, सही है बताऊंगा, आपने इसे कंफ्यूज नहीं, आपने ये रेशियो को याद रखना है कि किस तरह ये रेशियो से रिलेटेड भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हमारे साथ दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड इज, जो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड इज ये V है, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। तो इनवर्स से हमारा अगर डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा, अगर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया तो हमारे साथ डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका अगर रेशियो बनाओगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, दोनों पे अंडर रूट आएगा, डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1, ना कि डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में अगर V1 डिवाइडेड बाई V2 लिखोगे तो हमारे साथ डेंसिटी कौन सा आएगी, डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में। तो इसलिए इस रेशियो को भी आपने याद रखना है, इससे भी रिलेटेड MCQs पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने MCQs लिखे हुए हैं। प्रेशर हमारे साथ, प्रेशर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि हमने स्पीड ऑफ साउंड को, प्रेशर को 10 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना कम दिया, फिर इतना क्या ये वो, क्या आपको घुमा फिरा के स्टेटमेंट दे दे प्रेशर को बढ़ाकर 1/4, तो आपने सिंपली वहाँ पर क्या कौन से ऑप्शन को ढूंढना है, सेम ऑप्शन को ढूंढना है या कांस्टेंट के, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, उस ऑप्शन को आपने सर्च करना है। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद
कंपेयर द डेंसिटी, या मैंने डेंसिटी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज अभी करवाऊंगा। डेंसिटी जो रेशियो का टेम्परेचर का डेंसिटी का, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं पास पेपर में, इससे एमसीक्यूज आए भी है। कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सही है। अब अपने क्या करना है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अपने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। तो सिंपली रेशियो क्या है, वी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वी ऑफ ऑक्सीजन। कौन से रेशियो पूछ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए आपने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को ऊपर लिखना है और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को नीचे लिखना है, इसके तरतीब के साथ लिखना है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन पहले आप बताया होगा तो आपने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन पहले लिखना है और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाद में लिखना है। अगर आप इसको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पहले लिखा है तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन पहले आएगा, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन बाद में लिखा है तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा, अंडर रूट दोनों के ऊपर आएगा। तो ऊपर यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, हाइड्रोजन को पहले लिखूँ या ऑक्सीजन को। यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, हाइड्रोजन को पहले लिखना है, बाद में नीचे को ऑक्सीजन लिखना है। नीचे क्या लिखना है, मैंने ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के साथ क्या इनवर्स रिलेशन है। एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन कंपेयर द डेंसिटी ऑफ, या हमारे साथ क्या डेंसिटी में लिखा है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन पहले बताया गया तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, तो स्पीड क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। स्पीड कौन सी आएगी, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। अगर डेंसिटी स्टेटमेंट पे क्या गिवन हो कि कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, तो आपने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो स्टेटमेंट के तहत ऑक्सीजन का पहले लिखना है, तो पहले पूछा है ऑक्सीजन का, बाद में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, पहले ऑक्सीजन लिखा है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के साथ क्या इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए अगर ऑक्सीजन का डेंसिटी ऊपर आ रहा है ना, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन का डेंसिटी क्या है, हाइड्रोजन का डेंसिटी, अगर ऑक्सीजन का डेंसिटी ऊपर आ रहा है तो हमारे साथ स्पीड ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, ऊपर आएगा। VH डिवाइडेड बाय O2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय H। तो आपने सिंपली इस तरह देखना है। आपसे यहाँ पर पूछा था डेंसिटी ऑफ सल्फर टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो जो भी पहला लफ्ज़ बताया होगा उसको अपने डेंसिटी यहाँ पर स्टेटमेंट के तहत उसका डेंसिटी पहले इस तरह लिखना है। अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन लिखा हुआ है, सल्फर टू हाइड्रोजन, तो आपने जो लफ्ज़ पहले लिखा होगा तो उसको आपने डेंसिटी उसका यहाँ पर पहला लिखना है। सही, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर टू हाइड्रोजन, तो आपने क्या है डेंसिटी ऑफ सल्फर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर स्पीड क्या आएगा, स्पीड पर उसका इन्वर्स होगा। सही है, उसकी जगह अगर यहाँ पर आपने ऑक्सीजन पहले लिखा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन पहले लिखा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। तो स्टेटमेंट को आपने रिवर्स भी आपसे पूछा था कि कंपेयर द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो फिर आपने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऊपर लिखना था और जो ऑक्सीजन का वो नीचे लिखना है। तो स्टेटमेंट के तहत आपने गौर से पढ़ना है। तो सिंपली डेंसिटी की जगह आपने क्या पुट करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास पुट करना है। सी डेंसिटी से मुराद क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास पुट करना है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ क्या है, O2 की फॉर्म में, जो हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो मास है, जो एटॉमिक मास है वो क्या है 16 है, 2 का हमारे साथ क्या बनेगा 32, तो अंडर रूट 32। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, मतलब मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ क्या है, जो एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा 2, तो 2 को आप 32 पे डिवाइड करो, 32 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 2 हमारे साथ क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 2 ज़ार 2, 1 16,032 आ जाएगा। तो 1 का अंडर रूट आप ले को वही 1 आता है, 1 अंडर रूट इज इक्वल टू, तो इसलिए 1 का स्क्वायर ले लो भी वही 1 आता है, तो इसलिए 1 का अंडर रूट 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अभी अंडर रूट 16 पे बचा। तो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 आता है यानी, तो इसलिए 4 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4:1 हमारे साथ क्या आएगा आंसर आएगा। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन हमारे साथ क्या आएगा आंसर 4:1। तो इसलिए आपने वहाँ पर रेडी रहना है। वहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि 1:4। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन लिखा है तो रेशियो क्या आ रही है 4:1। अगर यहाँ पर लिखा गया, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, कंपेयर द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, फिर हमारे साथ 1:4 आएगा। यहाँ पर अभी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन हमारे साथ 4:1 आती है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टास्क लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने खुद लिखना है और कमेंट पे इसका आंसर ज़रूर देना है। मैं आपको चेक आंसर भी दूंगा, इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा कि किसका आंसर करेक्ट है और किसने कहाँ पर मिस्टेक। इंशाल्लाह अभी किसी का भी, जो उम्मीद है किसी का भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होगा। ये कंपेयर द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डेंसिटी को फाइंड कर देना है। आपने एमसीक्यूज़ में इसका कमेंट में अपने इसका आंसर देना है, सही, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आ रहा है। इंशाल्लाह आपको 100% समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारे साथ ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी पर भी इफेक्ट करता है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ ह्यूमिडिटी पर भी उस पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है।
ह्यूमिडिटी मोस्ट, ह्यूमिडिटी से मतलब नमी, जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी या मोस्ट ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ ग्रेटर देन ड्राई एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ ग्रेटर देन ड्राई एयर, क्योंकि ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ड्राई एयर की अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है मॉइस्ट एयर से, ड्राई एयर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है मॉइस्ट एयर की। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा, अगर जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, हमारे साथ हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। तो हमारे साथ मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर का क्या है, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। अगर मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी कम है, तो मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है ना। मॉइस्ट एयर का अगर डेंसिटी कम है, ये क्या है, ये जो निशान शो कर रहा है ये ग्रेटर, ये जिसका मुंह जिसकी तरफ इस तरह खुला होगा, मतलब इस तरह खुला होगा, वो चीज़ क्या हो, जाहिर करा होगा कि वो बड़ा है। तो इस तरह ये खुला वाला जो थी का निशान जिसकी तरफ जा रहा होगा, इस तरह जो खुला हुआ मुंह जो इस तरह खुला होगा वो चीज़ बड़ा होगा, और जो थी निशान होगा एरो जा रहा होगा वो छोटा होगा। तो इसलिए ये ग्रेटर के निशान को शो कर रहा है। तो इसलिए ड्राई एयर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो उसका स्पीड ऑफ साउंड उसमें कम होगा। और मॉइस्ट एयर में का जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसलिए उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ ग्रेटर देन ड्राई एयर। यहाँ पर एक और फार्मूला है जो फेडरल बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, बलुचिस्तान बुक के इस तरह बलुचिस्तान बुक में भी लिखा हुआ है, सिंध बुक, KPK बुक सब में लिखा हुआ है, मगर फेडरल बुक के लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में नहीं, उससे फिर मतलब ये वेव्स जो स्पीड और लेप्लास करेक्शन के लास्ट में टॉपिक को कंप्लीट होने के नीचे यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री। अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड T डिग्री पर फाइंड कर, T डिग्री से मतलब किसी भी T टेम्परेचर पर, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 TC। VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 TC। VT से मुराद स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री, V0 से मुराद स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, और T से मुराद क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। T से मुराद क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। T से मुराद क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को 1 डिग्री, अगर TC की जगह 1 डिग्री पुट करते हैं, सी तो यहाँ पर मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा था फिर आपको बता दूँ। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर यानी T डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अगर आप 1 डिग्री राइज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगा, कितना इंक्रीज होगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में मीटर पर सेकेंड को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करो। तो स्पीड ऑफ, अगर टेम्परेचर को आप 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसलिए अगर VT एट 1 डिग्री टेम्परेचर, अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड 1 डिग्री पर फाइंड करूंगा तो V0 से हमारा स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। STP पर हमने स्पीड ऑफ साउंड क्या मालूम किया था, अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि लेप्लास करेक्शन के तहत क्या था, जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू 332 पॉइंट क्या था, यानी 332। तो इसलिए यहाँ पर 332 पुट करो प्लस 0.61, सही है। और T हमने क्या लाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर हमने राइज किया तो T की जगह 1 डिग्री पुट करो। 0.61 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 332 प्लस 0.61 को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो 332 प्लस 0.61 हमारे साथ आंसर क्या आएगा, 332.61 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए 1 डिग्री अपने राइज किया, स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा, 0.61। अब 332 पहला स्पीड ऑफ साउंड STP पर था, अगर 1 डिग्री आपने राइज किया तो स्पीड ऑफ साउंड 032.61 मीटर पर सेकेंड। 61 नहीं, 0.61। जब पॉइंट के बाद आपने जो डिजिट को प्रोनाउंस करना है वो इस तरह नहीं 61 75, वो 75 नहीं होता, क्योंकि ये 0.617535 इस तरह आपने प्रोनाउंस करना है। तो 332.61 मीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो गया, 0.61, 1 डिग्री टेम्परेचर को अपने राइज करने से। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रीजन। बाकी इस फार्मूले से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 35 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 65 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। कोई भी टेम्परेचर दिया होगा तो आपने सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर आपको पता है कि VT हमेशा V0 से हमारा हमेशा अपने 0 डिग्री का स्पीड ऑफ साउंड पुट करना है। बाकी आपने उधर तक नहीं जाना है कि अगर स्टेटमेंट में कोई और स्पीड ऑफ साउंड गिवन होगा तो आपने वहाँ पर ये पुट करना है। V0 आपको फार्मूले में स्पेसिफिकली गिवन है कि यहाँ पर आपने 0 डिग्री वाला स्पीड पुट करना है। 0 डिग्री STP पर हमने स्पीड ऑफ साउंड क्या डिटरमाइन किया था, 332 मीटर पर सेकेंड। जो न्यूटन ने फाइंड किया था 280 आया था मीटर पर सेकेंड, उसमें कुछ मिस्टेक की थी, बाकी लेप्लास में उससे करेक्शन किया था 333 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 332 के बराबर है। तो इसके बाद हम और एमसीक्यूज करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर का एमसीक्यूज, सही है।
अब टेम्परेचर का एमसीक्यूज, इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 4 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री व्हाट विल बी द टेम्परेचर। अगर आपका द स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाए 4 टाइम इंक्रीज हो जाए ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, सही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटेड, कितने टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम इंक्रीज हो जाए ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, टेम्परेचर भी आपको गिवन है 0 डिग्री, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, आपसे टेम्परेचर मांग रहा है। तो आपको मैंने रेशो बता दिया, कौन सा रेशो था, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2, डायरेक्ट रिलेशन है तो इसलिए 1 आ जाएगा, V1 है तो वहाँ पर T1 आएगा, V2 है हमारे साथ T2 आएगा। तो हमारे साथ शॉर्टकट भी है, मैंने क्या बताया, T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1। अब शॉर्टकट को भी अप्लाई करते हैं, पहले कंसेप्ट, हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए V हमारे साथ क्या है, वो तो स्पीड ऑफ साउंड है, V1 डिवाइडेड बाई V2, V1 हमारे साथ क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है जो बाद में कितनी टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी, तो हमारे साथ V2 हमारे साथ क्या है 4 टाइम, तो V2 हमारे साथ क्या है 4V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 हमारे साथ क्या है 0 डिग्री, T1 है हमारे साथ 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री, अगर आपने डिग्री को केल्विन में चेंज करना है, हमेशा आपने केल्विन में कैलकुलेशन करनी है, सही है। तो डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए आपने सिंपली 273 प्लस करना है, 0 में 273 प्लस करो वही 273 आता है। तो हमारे साथ T1 हमारे साथ क्या आएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 अंडर रूट, तो हमारे साथ T1 क्या आ गया 273 डिवाइडेड बाई T2, तो T2 को आपने फाइंड करना है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा 1092 केल्विन, 1092 केल्विन या 8190 सेंटीग्रेड। अब किस तरह, आप शॉर्टकट को भी मैं अप्लाई करवाता हूँ। आपने इसको फाइंड किया, T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1, सी T2 इज इक्वल टू 1 n स्क्वायर T1, T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर, n से हमारा नंबर ऑफ स्पीड चेंजेस, आपके साथ स्पीड कितना टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो n की जगह 4 लिखो तो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो T2 इज इक्वल टू 16 T1 आपके साथ क्या है 0 डिग्री, तो मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री आपने पुट नहीं करा, अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री पुट करोगे तो हमारे साथ आंसर तो 0 आएगा। स्पीड ऑफ साउंड आपने पहले केल्विन में कैलकुलेट करना, जब केल्विन में कैलकुलेट होगा ना जिस तरह यहाँ पर, बाद में आपने उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। अब यहाँ पर T1 हमारे साथ क्या है 0 डिग्री, तो उसको केल्विन में चेंज करो 273 प्लस करो, तो 273 अगर आप प्लस करोगे तो वही 273 आता है 0 डिग्री, तो 16 को 273 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे साथ 1092 केल्विन। अब ये केल्विन में आएगा, इसको आप इससे आप केल्विन से डिग्री में जा रहा है तो इससे अभी आप -273, इससे अभी 273 को माइनस करो तो हमारे साथ सेंटीग्रेड में आएगा 819 डिग्री आ गया, सही है। तो इसलिए आपने शॉर्टकट को भी यूज़ करते हुए या आपने लॉन्ग मेथड को यूज़ करना है, आपको कौन सा आसान है, तो इसलिए आपने शॉर्टकट को यूज़ करना है T2 इज इक्वल n स्क्वायर T1। तो यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है, व्हाट विल बी, आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टेम्परेचर से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज भी पूछे गए। व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, आपसे फिर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फाइंड कर रहा है, मांग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज बिकम 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड 1/4 हो जाए ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, 1/4 हो जाए तो फिर हमारे साथ टेम्परेचर क्या होगा, फिर से हमारे साथ V हमारे साथ क्या है, इसी तरह V1 डिवाइडेड बाई V2 इज अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाई T2। सिंपली आपने करना क्या है, V1 हमारे साथ, तो V1 की जगह वो स्पीड ऑफ साउंड जो बाद में कितनी टाइम इंक्रीज होगी हमारे साथ, क्या हो गया इंक्रीज नहीं 1/4 हो गया, 1/4 से हमारा क्या है V डिवाइडेड बाई 1/4 से हमारा क्या है V डिवाइडेड बाई 4, सही है, V डिवाइडेड बाई 4 हो गया। V2 हमारे साथ क्या है V डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, शॉर्टकट भी अप्लाई करवाता हूँ, पहले कंसेप्ट ले लेना, सही है, इसको सही है। हमारे साथ T1 क्या है 0 डिग्री वही 273, और T2 हमारे साथ क्या है उसको फाइंड करना है अपने, तो उसको आप जब हल करोगे तो हमारे साथ केल्विन में हमारे साथ आंसर क्या आएगा, इसको आपने हल करना है, वो अपने कमेंट में कर देना है, मैं आपको अभी कंसेप्ट बताता हूँ। इसको आपने इस तरह हल करना है। अब शॉर्ट ट्रिक आपने किस तरह इस पर अप्लाई करना है, T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1, T2 आपने फाइंड करना है, n स्क्वायर से मुराद नंबर ऑफ स्पीड चेंजेस, नंबर ऑफ स्पीड आपके साथ स्पीड कितना टाइम चेंज हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो सिंपली n की जगह 1 डिवाइडेड बाई 4, n का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लेना है मल्टीप्लाई बाई T1, 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर लोगे 1 का स्क्वायर तो वही आता है, और जो 4 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो 4 का स्क्वायर क्या है हमारे साथ 16, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो 1 डिवाइडेड बाई 16। T1 हमारे साथ क्या है 0 डिग्री, तो 0 का डिग्री को केल्विन में जब चेंज करोगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा 273, तो सिंपली T1 की जगह आपने क्या है, T1 की जगह आपने 273 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे साथ 273 डिवाइडेड बाई 16 जो आंसर आ गया उसको आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है आंसर, उसका अपने आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी देना है। तो इसलिए अपने स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के रिलेटेड, डेंसिटी के रिलेटेड इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं।
आपके लिए एक टास्क भी किया है कि स्पीड ऑफ साउंड बिकम 9 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 273 केल्विन। अब यहाँ पर टेम्परेचर 273 केल्विन ऑलरेडी आपको केल्विन में गिवन है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपने सिंपली 9 टाइम, जिस तरह यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, यहाँ पर मैंने क्या है डायरेक्ट यहाँ पर लिखा नहीं है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, जिस तरह यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 9 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ एट 273 केल्विन। सिंपली स्पीड ऑफ साउंड पहला वी था, फिर बाद में क्या है 9 टाइम इंक्रीज हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 हमारे साथ क्या है 273 केल्विन गिवन है, और डिवाइडेड बाई T2 क्या है आपने मालूम करना है। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपके साथ आंसर आ गया। तो आपने शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करना है, शॉर्ट ट्रिक जल्दी आंसर आ गया। T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1। T2 इज इक्वल टू n, हमारे साथ क्या है नंबर ऑफ स्पीड कितनी दफ़ा चेंज हो रहा है 9 टाइम, तो n की जगह आपने क्या है 9 का स्क्वायर लेना है, सही। सिंपली 9 का स्क्वायर लेना है, अगर 9 का स्क्वायर लेना है तो T1 हमारे साथ क्या है 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 273। जो आंसर है कि अपने कमेंट बॉक्स को इसका आंसर भी और इसका आंसर भी लाजमी कर देना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस को अच्छी तरह समझ आ गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसलिए यहाँ तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, तो इसके बाद फिर हम आने वाले लेक्चर को भी कंटिन्यू करते हैं। वेव्स का जो एक लेक्चर है, उसको वेव्स पर भी मैं एक लेक्चर दूंगा हमारे साथ। टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, फिर इसके बाद ट्रांसवर्स वेव, नॉर्मल वेव्स, इन तमाम पर मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा। तो इसलिए यहाँ तक हमने जो वेव्स जो PMDC का चैप्टर है, जो वेव्स का नाम से वेव्स का जो चैप्टर है PMDC का सिलेबस को, उसमें स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड, ये सब गिवन है। वेव्स भी गिवन है, टाइप्स ऑफ वेव्स, इसको SHM का भी आपने तारीफ कर देना है, SHM का भी प्रॉपर्टीज़ आपने, वो मैंने तमाम तर पिछले वीडियो में डॉपलर इफेक्ट को भी कंप्लीट से समझाया आपको 100%। अगर मैं यकीन देता हूँ अगर आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया तो आप कोई भी MCQs में आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो इसलिए यहाँ तक हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपने लेक्चर पसंद आया तो अपने लेक्चर को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरह मुझे भी आपको सपोर्ट मिल जाए, मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। इंशाल्लाह इस तरह वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, सही है। तो इसके बाद आने वाली वीडियो आएंगी, इसके बाद मैं वेव्स पर वीडियो बनाऊँगा, या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर ऑलरेडी बना हुआ है। वेव्स का अभी तक मैंने वेव्स का जो लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं है। हो सकता है मैं वेव्स को बाद में अपलोड करूँ, या हो सकता है पहले मैं वेव्स का अपलोड करूँ, या हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पर इसको मैं अपलोड करूँ। इसका भी हमारे साथ ऑलरेडी जो चैप्टर है लेक्चर कंप्लीट पड़े हुए हैं, अब इसका रिकॉर्ड बनाना है। तो इसलिए अपने लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको एक तो प्रिसाइज नोट में, इसलिए आपको 100% नोट्स ट्रिक कंसेप्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। आपका हर तरह का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसके रिलेटेड आपको नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं रहना है, रेडी रहना है, आपने अपनी तैयारी करने लेनी है, सही है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।